मॉर्निंग। अब आज ना एक बहुत, आप ये सोचो कि हम बरसों के मिसकंसेप्शन और प्रोपेगेंडा को कम करना चाहते हैं। हमारे को ये ऐसा दिखता है बच्चों के साथ इंटरेक्शंस के दौरान कि बच्चे एक मिसकंसेप्शन, एक रॉन्ग प्रोपेगेंडा, एक रॉन्ग परसेप्शंस, खास करके हम बात कर रहे हैं केवल और केवल नीट के बच्चे जो मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। एक प्रोपेगेंडा सा है, एक मिसकंसेप्शन है कि फिजिक्स भारी है, फिजिक्स डिफिकल्ट है, फिजिक्स ठीक नहीं है, और ऐसा रिजल्ट और ऐसा मार्क्स में दिखता भी है कि जो बच्चे नहीं सेलेक्ट होते या जिस बच्चों को प्रिपरेशंस के दौरान आप इंटरेक्ट होते होंगे तो आपको लगता होगा कि ये मिसकंसेप्शन उसके लिए मिसकंसेप्शन नहीं है, वो तो उसको रियलिटी समझ रहा है। मेरी कोशिश है, मैंने देखा है अभी तक, मुझे इसमें इसीलिए खुद को इन्वॉल्व किया कि मुझे ऐसा लग रहा है कि इस मिसकंसेप्शन और प्रोपेगेंडा को मैं जितने बच्चों को दूर कर पाऊं, ये मेरे लिए एक सौभाग्य की बात होगी कि मैं अधिक से अधिक नीट के बच्चों को ये बात रियलाइज करा दूं कि ये मिसकंसेप्शन और ये प्रोपेगेंडा है। फिजिक्स वाकई में अगर आप बात करें तो बायोलॉजी, केमिस्ट्री से डिफरेंट कैसे है और कैसे ये भी इजी एंड कंफर्टेबल है, और क्या इसके बेनिफिट्स हैं, और क्या इससे हम रैंक को या अपनी सिलेक्शन को हम कैसे अचीव करें, इसकी श्योरिटी कैसे मिले, हम इस पे आज डिस्कस करेंगे। तो मेरा पर्पस है नीट के बच्चों को इस मिसकंसेप्शन, रॉन्ग परसेप्शन, प्रोपेगेंडा जो एक बच्चा से दूसरे को ट्रांसफर हो रहा है, एक सेट ऑफ टीचर से दूसरे सेट ऑफ टीचर्स को ट्रांसफर हो रहा है, हम इसको रोकने के लिए कुछ कोशिश, कुछ पहल अपने बच्चों के लिए करना चाहते हैं। तो बच्चों, नीट के जो बच्चे हैं उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप टच में बने रहिए। मैं इस पे वर्किंग करूंगा और इसको मैं तब तक करूंगा जब तक मेरे से जुड़े हुए बच्चे इस कंसेप्शन से दूर नहीं हो जाएं, बल्कि फिजिक्स पे मार्क्स लाना, फिजिक्स पे पढ़ाई करना बहुत ही सहज, बहुत ही इंजॉयबल हो जाए। देखिए, सिंपल सा बात, हम आपसे क्या डिस्कस किया कि फिजिक्स के मिसकंसेप्शन को दूर करें। आखिर ये मिसकंसेप्शन जो है, जिसको आप मिसकंसेप्शन, रॉन्ग परसेप्शन, और हम तो इसको कहेंगे प्रोपेगेंडा, ये प्रोपेगेंडा है और पता नहीं इसे किसने इसको इतना फैला दिया अभी तक, ये मुझे समझ में नहीं आता। क्योंकि हम तो बच्चों के साथ इंटरेक्ट करते तो मुझे तो ऐसा ही फील होता है कि ऐसा है नहीं। अब आप एक चीज नोटिस करिए कि आखिर ये क्यों आता है। कहीं ना कहीं मुझे डायरेक्शंस की जरूरत है, मुझे इस डायरेक्शन में हम बढ़ जाते हैं। हम 4 चैप्टर पढ़ते हैं तो वाकई में डिफिकल्ट लगने लगता है, वाकई में हमें न्यूमेरिकल बनाने में प्रॉब्लम आती है, हम वाकई में फिजिक्स से डरने लगते हैं। ये वाकई में आया कहां से? इसका मतलब बिगिनिंग इज रॉन्ग। बिगिनिंग इज इन द डायरेक्शन टू develop more misconception, more wrong perception, wrong propaganda. So this is the first time I realized that I should go each and every NEET aspirants to remove these wrong ingredients for the preparations. अब आप देखो मैं इसको कैसे दूर कर दूंगा। सबसे पहली बात कि मेरे को प्लान हम क्या करते हैं, सबसे पहले आपके पास सिलेबस होना चाहिए कि क्या पूछता है। सिलेबस जो कि आप एनसीईआरटी को फॉलो करता है, लेकिन अगर आप अदरवाइज उसके सिलेबस को देखेंगे तो वो टॉपिक वाइज मेंशन किया हुआ है। तो पहली बात सिलेबस। दूसरी बात होती है बेसिक बुक। बेसिक बुक्स नाम क्यों है भाई? हम केवल बेसिक बुक्स में नीट की बात करें तो एनसीईआरटी को अभी रख रहे हैं। मोर बुक्स आर नॉट हेल्पफुल, मोर बुक्स आर नॉट हेल्पिंग यू टू रिमूव दिस। आप एक एनसीईआरटी की बुक्स आपके पास, ठीक है, वैसे तो बहुत सारी बुक्स आती है, लेकिन हम अभी बात कर रहे हैं इस टर्म को कि नीट के फिजिक्स को क्या ऐसा मिसकंसेप्शन है कि वर्षों तक 99% नहीं तो 95+ को तो कह देंगे कि वो मिसकंसेप्शन से पीड़ित है, अफेक्टेड है। आखिर वो 5% जो नहीं होगा वही रैंकर्स होगा और वही इवन सेलेक्ट भी करेगा। अब जितना कम मिसकंसेप्शन होगा उतना ज्यादा मार्क्स आएगा, उतना ज्यादा रैंक होएगा। तो बेसिक बुक्स, सिलेबस। तीसरा, स्टडी स्ट्रेटजी। अब स्टडी स्ट्रेटजी में हम 3 बात पे बात कर रहे हैं और हम ये लागू कहां से करेंगे? हम चैप्टर के नाम से, व्हेन यू मेंशन द नेम दैट इंट्रोड्यूसेस अस कि हमें क्या ध्यान रखना है, हमें इस चैप्टर में पढ़ने क्या है, हम इसमें पढ़ने के दौरान
हमें वैल्यू एडिशन कंसेप्ट या वैल्यू एडिशन टॉपिक्स क्या है, चैप्टर की बात नहीं कर रहा मैं, कोई चैप्टर में जो सिलेबस है उस सिलेबस में सबसे पहले कौन ऐसा कंटेंट है, कौन ऐसा कवरेज है, कौन सी ऐसी इंग्रेडिएंट्स हैं जो वैल्यू एडिशन उस चैप्टर के लिए करेगा, मतलब उसको कर लेने से वो चैप्टर में हम सहज हो जाएंगे और हमारी ये मिसकंसेप्शन दूर होती चली जाएगी कि फिजिक्स बहुत डिफिकल्ट है। तो इसका मतलब स्ट्रेटजी में सबसे पहला कि आपको वैल्यू एडिशन कंटेंट्स एंड इंट्रोडक्टरी नीड्स, हमें उस चैप्टर के इंट्रोडक्टरी से पता चलेगा कि इसमें क्या नीड्स है। हम पहला काम ये करते ही नहीं है। दूसरा काम कंसेप्ट। कंसेप्ट का मतलब आप सब जानते हो कि प्रिंसिपल, डिस्प्लेसमेंट की कोई प्रिंसिपल है, वेलोसिटी की कोई प्रिंसिपल है, एक्सीलरेशन की कोई सिद्धांत होगा, ठीक। तो इसका मतलब कंसेप्ट का मतलब होता है कि एक ऐसा एनालिसिस जो अल्टीमेटली मैथमेटिकल फॉर्म को हासिल करता है। अब v बराबर u प्लस at एक मैथमेटिकल फॉर्म आया, चाहे वो डायमेंशन का इक्वेशन हो, चाहे फिजिक्स में किसी भी इक्वेशन को आया, वो कंसेप्ट है। आप डिस्प्लेसमेंट को रिलेट कर रहे हो तो डिस्प्लेसमेंट अंत में मैथमेटिकल फॉर्म में आ जाता है। तो कंसेप्ट जब भी बात करें तो उसमें क्या इन्वॉल्व है, उसमें इन्वॉल्व है वो पैरामीटर्स जो डिफाइन करना है, जिसके लिए इक्वेशंस निकालने हैं, और हर चैप्टर में ये अलग अलग निकालते हैं। जैसे फोर्स पढ़ेंगे तो वहां अलग इक्वेशन बनेगी, एनर्जी पढ़ेंगे अलग बनेगी। ये कंसेप्ट किस किस पे बेस्ड होगा, तो याद रखिए कि उसके लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग पे ध्यान देना है। अब लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग में चैप्टर वाइज पढ़ाऊंगा भी और आपको देखूंगा कि आप देखो जो टॉपिक करा दूंगा उसकी मिसकंसेप्शन खत्म। नीट वाले बच्चों को सहजता आना चाहिए, तो उसकी पहली बात लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग पे काम करें। दूसरा मॉडल। आप कभी ये नहीं सोचते कि जब फिजिक्स पढ़ना चाहते तो आप उसको विजुअलाइज करें। विजुअलाइज का बहुत सिंपल सा मतलब है, एक पार्टिकल एक लाइन में चल रहा है, तो ये बात तो हम भी किसी स्ट्रेट लाइन से अगर कार से मूव कर रहे हैं तो हम वहां बैठे ये एनालाइज कर सकते हैं कि कार इज मूविंग ऑन ए लाइन, ऑन ए स्ट्रेट लाइन। तो इसका मतलब है कि किसी चीज को विजुअलाइज करना, मतलब वैसा ही पिक्चराइजेशन का एक अपने माइंड में मॉडल तैयार कर लेना, ये एक हैबिट है। उस हैबिट को डेवलप करना। तो मॉडलिंग जो है, मॉडल्स या पिक्चराइजेशन थोड़ा सा आपका डेवलप करना है। हर छोटे छोटे टॉपिक में ये बात ध्यान रखिए। और तीसरा, क्योंकि कंसेप्ट अल्टीमेटली एंड्स विथ इक्वेशन, और आप खुद जानते हैं जब इक्वेशन आएगा तो कैलकुलेशन और मैथमेटिकल इफिशिएंसी जरूरी है। उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू को, उसके मैथमेटिकल वैल्यू के, उसके ग्राफिकल एनालिसिस को आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। इसका मतलब तीसरा मैथमेटिकल इफिशिएंसी। अब आप बताइए, चैप्टर कोई भी पढ़े आपको ये तीन बात का ध्यान शुरू से ही अगर हम रख दें चैप्टर की इंट्रोडक्शंस में ही, तो फिर तो जो टॉपिक्स या सब टॉपिक स्टार्ट होगा उस टॉपिक में ये कंसेप्ट के साथ साथ मुझे क्या चाहिए, ये तीन बात चाहिए। तो आप देखो वैल्यू एडिशन कंटेंट में क्या आया। मुझे पता है कि इस चैप्टर में मुझे कोई ग्राफ की जरूरत है, क्या इस चैप्टर में मुझे ट्रिग्नोमेट्री की जरूरत है, क्या इस चैप्टर में मुझे कोई कैलकुलस या डेरिवेटिव की जरूरत है, इंटीग्रेशन की जरूरत है। बट दैट डजंट मीन कि यू आर गोइंग टू learn entire maths. I have named it value addition content. And every chapter has certain things. Either आप beginning में ही सारा कर लो, या हर चैप्टर में आधे घंटे 20 मिनट केवल आप वैल्यू एडिशन कंटेंट्स पे वर्क करो और इंट्रोडक्टरी नीड्स पे कंटेंट करो कि इस इंट्रोडक्शन में क्या क्या आवश्यकताएं हैं। आप उसके बाद जब कंसेप्ट पे आओगे तो लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग, मॉडल एंड पिक्चराइजेशन और मैथमेटिकल इफिशिएंसी, इस तीन को उस चैप्टर के शुरुआती में ही हम साथ के साथ हर जगह करते चले जाएंगे। अब आप खुद बताइए कि थर्ड कवरेज ऑफ कंटेंट्स ये बेस्ड होना चाहिए नॉट ऑन सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स, क्योंकि न्यूमेरिकल्स आर अनएंडिंग। यू कैनॉट गेट मास्टरी ओवर फिजिक्स बाय ओनली सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स। You can make speed and accuracy better by solving, but you cannot learn better only by solving questions. Questions are not essentially कि इतना नंबर सॉल्व किया जाए। तो क्या किया जाए, कवरेज ऑफ कंटेंट बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट्स।
इसकी कवरेज कितनी होगी ये देखना है, एंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस बेस्ड आर टू बी प्रैक्टिस्ड, ये देखना है। हर चैप्टर में नहीं, हर टॉपिक में नहीं, हर सब टॉपिक में, सब टॉपिक वाइज, टॉपिक वाइज, पहले सब टॉपिक वाइज, फिर वो चैप्टर वाइज। तो जब चैप्टर का इंट्रोडक्शन करेंगे तो मुझे पता है कि मुझे वैल्यू एडिशन, कंटेंट और इंट्रोडक्टिव नीड्स क्या रखना है। फ्रॉम नेक्स्ट डे मैं ऐसे ही एक एक चैप्टर टॉपिक उठाऊंगा और आपको इस मिसकंसेप्शन से दूर करूंगा। और 180 के फिजिक्स 45 क्वेश्चंस 4 मार्क्स में आप 150 प्लस अगर सहज हो जाएंगे तो लाना आसान है। इवन कि 130 से ज्यादा लाने वाला बच्चा भी अपने आप को चारों सब्जेक्ट मिलाकर के 600 प्लस को मैनेज कर सकता है। और जितना ये ज्यादा बनेगा उतना ही मैनेजिंग कैपेसिटी टू अप्रोच 720 अच्छा होता जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम अगले दिन कुछ नेक्स्ट बात करेंगे।